नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल इंग्लिश विद दिवांगन सर में। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत आज जो हम वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ, वो है पॉश एंड पॉक्सो एक्ट। मित्रों, इस 1 घंटे के वीडियो में यदि आप बने रहते हैं, निश्चित रूप से पॉश और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप उसे अटेम्प्ट करने में सक्षम रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और 2 लाइन 3 लाइन कमेंट आप ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं सही जा रहा हूँ, मुझे इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आना चाहिए कि नहीं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पुनः वही कहूँगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पॉक्स एंड पॉक्सो एक्ट आर गोइंग टू टेक on POS, POSH and POXO Act. It's a complete guide for competitive exam. As friends, we all know, question will be asked from this topic, but we cannot devote much of the time into it. हम सारी बारीकियों पे जाएंगे जितना परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो क्या एरिया हम कवर करने वाले, केवल 6 स्लाइड है। 6 स्लाइड पढ़ने में हमें मुश्किल से 25 मिनट का समय लगेगा। We are going to master 2 crucial legislative framework protecting women and children in India. This comprehensive guide covers essential provisions. हम इस पे जो चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इसके essential provisions हैं, key distinctions, exam focus fact जो कि हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, 20 MCQ at the end with their detailed answers that will help you excel in competitive exams. It includes यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का पीएससी हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो। मैंने यह प्रयास किया है कि जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो सारे प्रश्न, उससे ज्यादा प्रश्न ना बन सके। तो दोस्तों चालू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, दैट इज पॉश एक्ट 2013। कंप्लीट एसेंशियल। एक एक करके मैं चीजें लेते जाता हूं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप बिल्कुल माइक चालू करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेजिस्लेटिव पर्पस इसका क्या था, क्यों ये एक्ट बनाया गया? इट इनेक्टेड टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट एंड प्रोवाइड comprehensive redressal mechanism for sexual harassment of women at all workplaces across India. भारत में कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्टेट का इंस्टीट्यूशन हो, कार्यरत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस लेजिस्लेटिव इसकी आवश्यकता हुई थी। दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशन इमर्ज्ड फ्रॉम द विशाखा गाइडलाइन 1997 and creates legally binding obligation on employers. यहाँ पे employers का मतलब है जो हमें नौकरी देता है। अब ये विशाखा गाइडलाइन क्या है, इसे जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहानी चालू होती है। आप इसकी तह में जाए ज्यादा अच्छा है। विशाखा नाम से पता चलता है किसी लड़की का नाम है, ऐसा नहीं है। विशाखा एक संगठन का नाम है, जयपुर का संगठन है, जिसने अन्य 4 ग्रुप के साथ में मिलके विथ 4 अदर ग्रुप्स एनजीओज, दे फाइल्ड यू कैन से PIL, पब्लिक इंटरेस्ट litigation, not in the district court, not in the some other court, rather directly in the Supreme Court of India. आप यकीन मानिए, विशाखा एनजीओ प्लस अदर एनजीओ ने मिलकर जयपुर की विशाखा एनजीओ प्लस 4 अदर एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की। किसके कारण, ये कौन है, किस प्रकार से काम किया, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पूरी डिटेल से मैं इस पूरी कहानी को सुनाऊंगा। इसकी जो मेन हीरोइन है, आप कह सकते हैं, वो है भंवरी देवी, जो 1992 में गैंग रेप का शिकार हुई थी। 2 भंवरी देवी है राजस्थान में, एक मेहराना वाली भंवरी देवी अलग है, ध्यान रखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट भंवरी देवी हु वाज
अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट हु वाज अ सोशल वर्कर, जिसे साथिन नाम दिया गया था, साथिन, वो सोशल वर्कर थी। हु यूज्ड टू वर्क, उन सोशल वर्कर्स का वर्क था चाइल्ड मैरिज और अदर सोशल इश्यूज पे काम करना, सामाजिक कार्य करना। इस भवरी देवी की गांव में एक गुर्जर परिवार में 9 माह की बच्ची की शादी हो रही थी, जिसे रोकने के लिए भवरी देवी पहुंच गई और उसने पुलिस प्रोटेक्शन लिया, पुलिस को इत्तला की। गुर्जर लोग चूंकि ऊंची जात के थे, दे थॉट इट देयर इंसल्ट एंड देन इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन they reached Bhavri Devi's house, and in front of her husband with 5 other friends, she was gang raped at her own house. When Bhavri Devi reached the police station, FIR was not written. When she reached court, the accused people were acquitted, saying that no evidences are there. How one can be raped against before a husband, so and so. It added fuel to the fire, and the women agitated against it, and they filed a PIL, and then the Supreme Court took initiation against it. All the findings were done, and then it was found, yes, it was truth. फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है। जब एक सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो अन्य महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? तब यह आवश्यकता महसूस की गई और पॉस एक्ट का निर्माण हुआ 1997 में, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा केस हुआ कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, और उस दिन ये एक्ट लागू हुआ। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं आगे आप पढ़ेंगे डिटेल से। ये इसका लेजिस्लेटिव पर्पस था, उस पर्पस के बिहाइंड की स्टोरी थी, ये जानना जरूरी था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब केवल रेप या सेक्स नहीं है, इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। इट इंक्लूड्स अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट भी इसके अंतर्गत आता है, और एडवांसेस, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, showing pornography, even cracking jokes involving sex and nudity, क्रिएटिंग होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, यदि आप अपने साथी महिला के लिए वर्क प्लेस को होस्टाइल करते हैं, यदि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती आपके साथ काम करना, इट ऑल्सो कम्स अंडर पॉस एक्ट एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्टैक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। ये इसकी ब्रॉड डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं यूनिवर्सल वर्क प्लेस एप्लीकेबिलिटी। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ऑल वर्क, ये बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्क प्लेसेस ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्टैब्लिशमेंट्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एनजीओज हैं, एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स, यहां तक कि अगर कोई बैंक है तो उसका क्लाइंट, कस्टमर्स, विजिटर्स और डोमेस्टिक वर्क, ये सब इंक्लूड होंगे उसके अंतर्गत। रिमोट वर्क एंड टेलीकम्युनिकेटिंग ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो दोस्तों जब आप इसे पढ़ेंगे इस पीडीएफ को, तब आप इसके जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने दिया है वो आपके काम आएगा। बाकी चीजें अब इंपॉर्टेंट चालू होती है इस 2 स्लाइड के बाद में, पॉस एक्ट खत्म हो जाएगा। ये जो पहला स्लाइड आप पढ़ के, अभी आप जो स्लाइड पढ़ने वाले वो दूसरा स्लाइड है। मोस्टली चीजें इसमें आ जाएगी दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, आप सभी जानते होंगे, आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ये मैंडेटरी कर दिया गया है विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत। इन वर्क प्लेस जहां पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉइज हैं, 10 या 10 से अधिक काम करने वाले लोग हैं, वहां पे आईसीसी का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इस पर भी प्रश्न बनता है। मस्ट हैव एक्सटर्नल मेंबर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी अ वुमेन एट सीनियर लेवल, और इसकी जो प्रेसिडेंट होगी, इसकी जो अध्यक्षा होगी, वो एक वुमेन होगी, वो भी सीनियर लेवल पे काम करती है। ये तो हो गया एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर। लोकल कंप्लेन कमिटी होगी,
ये आईसीसी हर इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगी जहां 10 या 10 से अधिक मेंबर्स काम करते हैं। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस पर भी प्रश्न बनता है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन से लेवल पे बनता है और कौन इसे बनाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट एंड डोमेस्टिक वर्कर्स, तो बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इट इज क्रिएटेड। ये दोनों कमिटी बनती है, एक आईसीसी एक एलसीसी। अब इनकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो कंपोजिशन रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 50% ऑफ वुमेन मेंबर होना चाहिए। जब ये कमिटी बनेगी इसमें 50% जो मेंबर्स होंगे वो वुमेन मेंबर्स होंगे। इट इज इंक्लूड्स एनजीओ एक्सपर्ट ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इश्यूज, इस इश्यूज के एक्सपर्ट लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम बात करें इस कमिटी के पावर क्या क्या होते हैं तो इनके पावर, आईसीसी और एलसीसी के पावर जो है, पावर ऑफ सिविल कोड अंडर सीपीसी, सीपीसी के अंतर्गत इनको पावर दिए जाते हैं। दोस्तों आप में से कोई बता सकता है मुझे सीपीसी क्या होता है? एनीवन? नहीं तो मैं बताऊं। आप सुन पा रहे मुझे? जी सर, सुन तो पा रहे हैं लेकिन पता नहीं है सर। अच्छा जी, सीपीसी इट इज सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे इंडियन पेनल कोड होता है वैसे सीपीसी होता है सिविल प्रोसीजर कोड, जो 1908 में बनाया गया था। इंडियन प्रोसीजरल लॉ गवर्निंग हाउ सिविल कोर्ट्स हैंडल लॉसूट्स। तो खैर सीपीसी का मतलब आप इतना ध्यान रखें, सिविल प्रोसीजर कोड होता है। इसके तहत आईसीसी और एलसीसी को इतना अधिकार होता है कि वो अपराधी को, मतलब जिस पर अपराध लगाया गया है, जिसे कल्प्रिट माना गया है, उसे बुलाया जा सकता है, समन किया जा सकता है कोर्ट की माफिक, उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है पुलिस के माफिक, विटनेसेस के गवाह लिए जा सकते हैं एंड एविडेंस की डिस्कवरी की जा सकती है। इतना पावर इस आईसीसी और एलसीसी को होता है। टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम फ्रेम से अधिकतर प्रश्न बनते हैं मित्रों। कंप्लेंट फिलिंग, कंप्लेंट फाइलिंग, जो महिला है यदि कंप्लेन करती है उसे बेसिकली तो 3 महीने में ही कंप्लेन कर देना है, घटना के 3 महीने बाद, और विशेष केस में इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने बाद उसे नल एंड वाइड माना जाएगा। आज कोई घटना घटित होती है, आज 16 जनवरी है, तो ऐसा नहीं कि वो 6 साल बाद इसकी कंप्लेन करे, नो, इट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड। 3 महीने के भीतर उसे कंप्लेन करना होगा, और कुछ केसेस में विथ वैलिड रीजंस it is extendable to 6 months। इंक्वायरी कंप्लेशन, अब यदि हम केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण लेते हैं, हमारी किसी महिला शिक्षक साथी ने प्राचार्य को शिकायत की, तो प्राचार्य का दायित्व बनता है कि मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड। जो उन्हें कंप्लेंट रिसीव हुआ है उसके 90 डेज में उसका इंक्वायरी और सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो प्रिंसिपल भी पनिशमेंट के दायरे में आएगी, ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयर एक्शन, एम्प्लॉयर का क्या एक्शन होना चाहिए? एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाला मस्ट एक्ट ऑन आईसीसी, उस आईसीसी के जो आईसीसी ने फाइंडिंग की उस पर बिल्कुल एक्ट करना चाहिए, एंड रिपोर्ट विद इन 60 डेज। तो ये देखो, ये 90 डेज किसके लिए है, और ये 3 मंथ्स किसके लिए है, और ये 60 डेज किसके लिए? इन तीनों फ्रेम पे आप ध्यान दीजिए। इंटरिम रिलीफ की बात करते हैं, कैन इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है उसका ट्रांसफर भी हो सकता है, रेस्पोंडेंट का भी ट्रांसफर हो सकता है, उन्हें छुट्टी दी जा सकती है, उन्हें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें संभव है। इंपॉर्टेंट चीज है आईसीसी और एलसीसी, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शक्ति, उनके टाइम फ्रेम और उनकी लिमिट, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। पेनाल्टी की बात करते हैं, पेनाल्टी पे भी प्रश्न बनेगा, ध्यान रखेंगे। पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लियंस, फाइन अप टू 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए तक के भी फाइन लगाए जा सकते हैं। ये संस्था की बात कर रहा हूं। और यदि कोई ऐसी संस्था है जो लाइसेंस बेसिस पे चलती है तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है इफ द सेम कंप्लेन इज फाउंड अगेन इन अगेन इन द सेम इंस्टीट्यूशन, तो उनके खिलाफ यह भी कार्रवाई की जा सकती है। फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक मैं आपको स्पष्ट हूँ? आप मुझे कृपया बताएं, और बोल के बताएं, लिख के नहीं।
ताकि हम आगे बढ़े, या इसमें कुछ भी रिपीट करने की आवश्यकता है? जी सर। मैडम आर वी क्लियर? यस सर। थैंक यू मैडम। तो क्या हम सही चल रहे हैं? बहुत अच्छा सर। ओके, थैंक यू जी। नाउ एग्जाम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। ये जो येलो में मैंने ब्लॉक किया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने की आवश्यकता है। ये पीडीएफ आप सभी को इस वीडियो के साथ साथ अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम क्रिटिकल पॉइंट हम बात करते हैं। पॉस एक्ट रिकॉग्नाइजेज बोथ क्विड प्रो क्यो, ये इसे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, क्विड प्रो क्यो इसे हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है, जिसे हम बोल देते हैं दिस फॉर दैट, इसके बदले ये, मतलब क्विड प्रो क्यो हैरेसमेंट है एक प्रकार का। इट इज डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। नौकरी के बदले सेक्सुअल फेवर, प्रमोशन के बदले सेक्सुअल फेवर, सैलरी रेज के बदले सेक्सुअल फेवर, या इसको अपोजिट भी कर दीजिए कि यदि सेक्सुअल फेवर नहीं दिया गया, सेक्सुअल फेवर नहीं दिया गया तो प्रमोशन को रोक देना, सैलरी इंक्रीमेंट को रोक देना, एम्प्लॉयमेंट को रोक देना। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। क्विड प्रो क्यो, इसे एक नाम दिया गया है। इट इज ए लैटिन फ्रेज, हालांकि इस पर प्रश्न नहीं आएगा कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, फिर भी ध्यान रखिए लैटिन फ्रेज है ये। हाँ, क्विड प्रो क्यो का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। एंड टू क्रिएट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, दैट इज हैरेसमेंट, क्रिएटिंग intimidating or offensive workplace atmosphere, to safeguard, exist against false or malicious complaint with penalties including service action। एक ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष साथी इसके कोप के भागी होंगे। यदि कंप्लेन मेलेसियस पाई गई तो उस महिला की नौकरी भी जा सकती है, ऐसा भी प्रोविजन है। Safeguards exist against false or malicious complaint with penalties including service action। ये चीजें भी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये 2 स्लाइड में हमने पढ़ लिया पॉश एक्ट को। अब इसी के साथ मैंने इंक्लूड किया है पॉक्सो। पॉक्सो को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये केवल मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि इसके जो एक्ट आएंगे उसको याद करने का तरीका भी इतना मैं सरल बताने वाला हूं कि आप इसे, इट विल बी टिप ऑफ योर टंग। पॉश आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। दोनों टॉपिक को एक साथ लिया है मैंने। बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं। इट विल इंक्लूड 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 1 फ्रॉम पॉश एंड 1 फ्रॉम पॉक्सो। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, इसलिए मैंने इसे कम में समेटने का प्रयास किया है। कंप्रेहेंसिव चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं। मित्रों, क्या मैं उन सबको एडमिट कर दूं? बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, 1 मिनट का समय लगेगा। इट विल टेक टाइम, लेट इट बी। वेयर वाज आई? यस, comprehensive child protection framework. POCSO provides robust protection to children। अब यहाँ पे आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफाइन चिल्ड्रन अंडर पॉक्सो। तो चिल्ड्रन हम किसे कहेंगे? पर्सन अंडर 18 इयर्स। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपने यहाँ पे पर्सन वर्ड क्यों यूज किया गया, या पर्सन वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये पर्सन अभी डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखिए। ये पर्सन बॉय भी हो सकता है, ये पर्सन गर्ल भी हो सकता है, ये पर्सन ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ध्यान रखिए। तो न्यूट्रल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन दिया हुआ है, जेंडर न्यूट्रल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन दिया गया, जिसमें हम पॉइंट 2 पे बात करेंगे। तो पर्सन का मतलब बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर अंडर 18 इयर्स, इनको रोकना, इनको प्रोटेक्शन देना, काहे के खिलाफ? फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। 3 चीजों को ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल असॉल्ट अलग है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग है। अब सेक्सुअल असॉल्ट में भी 4 चीजें आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे स्लाइड में। दिस एक्ट फिल्स critical gap in Indian Penal Code by creating specific offenses। ऑफेंस को भी स्पेसिफिक किया गया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, अभी हम आगे पढ़ेंगे पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट,
फिर पढ़ेंगे हम अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल असॉल्ट, फिर हम पढ़ेंगे अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इन 6 कैटेगरी में बांटा गया है। हम इन सबको मिला के केवल चाइल्ड अब्यूज बोल देते, तो चाइल्ड अब्यूज वर्ड इज नॉट एनफ। मैं 6 डिफरेंट चीजें बताने वाला हूँ, 6 के डिफरेंट एक्ट होंगे, 6 के डिफरेंट पनिशमेंट होंगे, 6 के डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे, एंड आई एम प्रेटी श्योर मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। आप ध्यान से कक्षा में बने रहिए। The Act fills critical gap in IPC by creating specific offences and child-friendly procedures, recognizing the vulnerability and special need of child victim. ये comprehensive child protection framework है। जेंडर न्यूट्रल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की बात करते हैं। Unlike many laws, POCSO is gender neutral, protecting all children रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी को छोड़ते हुए सभी बच्चों की देखभाल करता है। दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच एक्नॉलेजेस दैट बॉयज एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन आर इक्वली वल्नरेबल टू सेक्सुअल एक्सप्लॉइट। ऐसा नहीं कि केवल गर्ल चाइल्ड ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए की प्रोन होती है, रादर बॉय चाइल्ड, बॉय and transgender, they are equally vulnerable to sexual exploitation and they also require legal protection. हम डिटेल्ड ऑफेंस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और सेक्शन की बात करते हैं। मित्रों, सजेशन दूंगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठें और नोट करते जाएं। डिफाइंस डिटेल्ड ऑफेंस क्लासिफिकेशन। मैं एक बार स्लाइड को नीचे कर देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे और 6 पढ़ेंगे। उसके नीचे की जो स्लाइड आएगी वो पनिशमेंट और सिवियरिटी को बताएगा। ये इसमें एक एक बताया गया। देखिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव, फिर सेक्सुअल असॉल्ट, फिर अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फिर अबेटमेंट। इसको मैं ऊपर वाली स्लाइड में ही क्लियर कर दूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार इसका जिक्र आएगा, हम वहीं पे क्लियर कर लेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसको नाम से आप पकड़ने का प्रयास कीजिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अब सेक्शन आप नोट कीजिए, 3, 5, 7, 9, 11 सारे जो ओड नंबर हैं वो सेक्शन है जो इनको डिफाइन करते कि ये है क्या। जैसे 3 नंबर डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर डिफाइन करता है अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को। फिर 5 के बाद 7 नंबर डिफाइन करता है सेक्सुअल असॉल्ट को। फिर उसके बाद में 9 नंबर डिफाइन करता है अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को। फिर 11 नंबर डिफाइन करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट को। क्या मेरी बातें स्पष्ट है? मुझे बोल के बताएं प्लीज। यस सर। गुड। अब इससे में बिल्कुल आगे बढ़िए मैडम। 3 नंबर जो सेक्शन है जो डिफाइन कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, 4 नंबर सेक्शन जो है उसके पनिशमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे। अच्छा, 3 नंबर सेक्शन 3 डिफाइन कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, सेक्शन 4 डिफाइन कर रहा है पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसको 3 के बजाय आप 3, 4 बोल दीजिए, इसको आप 5 के बजाय 5, 6 बोल दीजिए, इसको 7 के बजाय आप 7, 8 बोल दीजिए, इसको 9 के बजाय 9, 10 बोल दीजिए, और इसे 11 के बजाय 11, 12 बोल दीजिए। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। बढ़िया सर, बहुत अच्छा तकनीक था सर। जी सर। अब हम नाम से पढ़ेंगे सर, और मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देते जाऊंगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की जरूरत है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नाम से स्पष्ट है, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेट करना, इंसर्ट करना। समथिंग इज इंसर्टेड, मे बी इट इज द प्राइवेट पार्ट, वी शुड से, और in other words we can say this involves the penetration of a child's body by a person's body or body part,
और एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। निर्भया केस में आपको मालूम है बियर की बोतल, रॉड, आयरन रॉड्स एंड ऑल दिस वर ऑल इंसर्टेड इन द जेनिटल एरिया। तो ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। इसकी पेनाल्टी, इसके बारे में डेफिनेशन 3 नंबर पे दिया गया। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इन एग्जांपल से। अब इसका रिजल्ट किसमें दिया गया है? सेक्शन 4 में। तो इसका रिजल्ट क्या है? पहले 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट था, जिसे बढ़ाकर बाद में 20 ईयर कर दिया गया है, प्लस फाइन। अब इसके आगे आते हैं हम। अग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो आप समझ गए। अब अग्रावेटेड वर्ड को समझिए। अग्रावेटेड को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी। यदि यही सब काम किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति के द्वारा किया गया, ट्रस्टवर्दी मतलब डॉक्टर, टीचर, स्कूल टीचर, वार्डन, पुलिस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, चाचा, मामा, काका, बाबा, बड़े भैया, पड़ोसी, देयर द पीपल ऑफ ट्रस्ट, जिन पर भरोसा किया जाता है, जानकार जो लोग हैं, यदि यही सब करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला काम, तो वो कहलाता है अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसकी चर्चा सेक्शन 5 में की गई है। और उसकी पनिशमेंट उससे ज्यादा होगी, क्योंकि दीज आर द पीपल ऑफ ट्रस्ट। इसमें कौन कौन इंक्लूड हो गए मैंने बता दिया आपको। स्कूल टीचर, पुलिस, डॉक्टर या नॉन पर्सन। गैंग रैप भी इसी में आता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। निर्भया केस अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत था। यूजिंग वेपन्स, causing injury or severe injuries, 2 and more people are involved, causing injury till death या up to the level of death। तो ये हो गया आपका पेनिट्रेटिव अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्शन 5 में बताया गया है। पनिशमेंट इसके लिए मैंने बता दिया है आपको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ तक कि डेथ पेनाल्टी भी इसमें दी गई, मौत की सजा भी इस पे दी गई है। तो मित्रों, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 7 में दिया गया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? Not at all, sir. Okay, great. Please keep on speaking, otherwise I'll feel that is it a one-way traffic that I am going alone, है ना? So please carry on. हम बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्सुअल असॉल्ट is an act with sexual intent that involve physical contact but without penetration। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है, लेकिन पेनेट्रेशन यहाँ पे नहीं है, पेनेट्रेशन इज नॉट देयर। तो इसमें क्या आ गया? टचिंग द ब्रेस्ट और द जेनिटल एरिया ऑफ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ईयर भी मायने रखते हैं, ध्यान रखना। सेक्सुअल असॉल्ट किसमें आता है? 10 साल की बच्ची के साथ में, बच्चे के साथ में, ट्रांसजेंडर के साथ में, यदि टचिंग जेनिटल एरियाज ये सब होता है, या टू फोर्स द चाइल्ड टू टच एडल्ट्स जेनिटल एरियाज आर पार्ट, सच अक्यूजमेंट कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसका वर्णन सेक्शन 7 में किया गया है। और उसके पनिशमेंट को सेक्शन 8 में बताया गया है, दैट they can be given 3 to 5 years of punishment plus fine। सेक्शन 8 में इसका चर्चा किया गया है। वही चीज अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड को फिर से समझिए, ट्रस्टवर्दी पीपल। अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा सेक्शन 9 में की गई है, और उसका परिणाम सेक्शन 10 में दिया गया है। डॉक्टर्स, वार्डन, पुलिस, टीचर और पर्सन ऑफ ट्रस्ट डूइंग द सेम थिंग एज सेक्सुअल असॉल्ट टू अ चाइल्ड बिलो 12 years ऑफ एज। अब अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की आयु जो है बढ़ गई है, 10 से कितनी हो गई है? 12 साल की हो गई है। सेक्शन 9 और 10 की चर्चा ये अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि सेक्शन 11 में दिया गया है, और उसका पनिशमेंट सेक्शन 12 में है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है एक्चुअली? नॉन फिजिकल और वर्बल विथ सेक्सुअल इंटेंट, any of your activity that is not physical, it is verbal, but you have sexual intent in you. Simply passing sexual comment,
मेकिंग ऑब्स्टिकल गेस्चर्स और मेकिंग नॉइज टू द चाइल्ड, बहुत जोर से चिल्ला देना, इतना जोर से चिल्ला देना बच्चे को कि बच्चा डर गया, इवन दैट कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसकी चर्चा 11 में की गई है। और 12 नंबर पे उसका पनिशमेंट दिया गया 3 years up to 3 years of imprisonment and fine can be imposed to the accused one। अब हम तो सर सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस में यानी कि सेक्शन नंबर 11 में जी जो विक्टिम है उसकी एज का कोई यहाँ जी पे जी आई जी गेस जी कनेक्शन नहीं जी होगा। जी एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जहां जहां एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया सर, वहां बिलो 18 years, ठीक है सर। है ना। और स्पेसिफिकली सेक्सुअल एजॉल्ट और अग्रावेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट में एज स्पेसिफिक दिया गया है कि 10 years, और अग्रावेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट में 12 years। बाकी सब में चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बिलो 18 years ऑफ एज। बहुत अच्छा प्रश्न था सर। बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का मतलब तो हम सभी समझते हैं, इसमें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, और यदि पोर्नोग्राफी कमर्शियल पर्पज से की जा रही है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जिसका वर्णन सेक्शन 13 में किया गया है। यूजिंग चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी सेक्शन 14-15 में इसका वर्णन किया, सेक्शन 14-15 में इसका वर्णन किया गया है। अग्रावेटेड ऑफेंसेस, अच्छा ये यहाँ पे हमारा सब खत्म हो जाता है। अच्छा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफिंग और फिल्मिंग इन सेक्सुअलाइज्ड मैनर, मतलब सेक्स के इंटेंट के साथ में बच्चे की फोटो लेना या बच्चों के साथ फोटो शेयर करना। इवन मैं आपको बताऊंगा, बहुत आश्चर्य होगा आपको, और फोर्सिंग द चाइल्ड फॉर द न्यूड फोटो, यहाँ तक तो ठीक है। ये सारी चीजें इसमें सेक्सुअल, ये पोर्नोग्राफी में आता है। अगर बच्चे की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कमर्शियल पर्पज से की जा रही है तो उसकी सजा कम से कम 10 साल तक हो सकती है। एक और वर्ड आएगा जो नीचे आएगा, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अबेटमेंट। अबेटमेंट इज अ डिफरेंट टर्मोलॉजी, जिसकी हम चर्चा करेंगे, आप मुझे याद दिलाइएगा। अग्रावेटेड ऑफेंस इन्वॉल्व अब्यूज बाय पर्सन इन अथॉरिटी, अब देखो टीचर अथॉरिटी होता है, पुलिस अथॉरिटी होता है, वार्डन अथॉरिटी होता है, या पर्सन इन ट्रस्ट और इन्वॉल्विंग ग्रीवियस हर्ट, तो उसे हम अग्रावेटेड की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन जो कुछ है यही है। क्या आप इसे समझ पाए? Yes, sir. Good. जी Thank you. सर। जी, चाइल्ड सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत सरल सी चीजें हैं, केवल मुझे पढ़ना है, बताना है आपको। चाइल्ड सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की हम बात करते हैं तो मैंडेट ये कहता है कि सब एटमॉस्फेयर बच्चे के फेवर में होना चाहिए। भाई बच्चा गुडी गुडी फील करना चाहिए, उसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर सरल होने चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट इन चाइल्ड्स रेसिडेंस, उसके बच्चे के घर में करो या फेमिलियर प्लेस पे करो, उसको कोर्ट में मत बुलाओ, पुलिस स्टेशन में मत बुलाओ। अवॉइड रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके बच्चे को इरिटेट नहीं करना है। असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट एंड सपोर्ट पर्सन इन कैमरा होना चाहिए, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, या सीन और कर्टन होना चाहिए। ड्यूरिंग टेस्टिमनी, अगर कोई चेक करने वाली बात है लड़कियों का, जैसे कुछ टेस्ट चेक करना है, whatsoever, तो ये इट शुड बी डन इन कर्टन और स्क्रीन। एंड अवॉइडिंग अग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि जैसे हम 1980-90 के फिल्मों में देखते हैं कि किसी महिला के साथ वो जो वकील होता है, विलन टाइप का वकील, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि महिला रोने लग जाती, मतलब इस टाइप का माहौल नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट री ट्रोमाटाइजेशन, बच्चा ऑलरेडी ट्रॉमा में है, उसे फिर से री ट्रोमाटाइज नहीं करना है। ये चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की बात है। स्पेशल कोड टू एक्सपीडिएट जस्टिस, स्पेशल कोड बनाए गए हैं कि 60 दिन के भीतर एनी हाउ आपको रिजल्ट देना ही देना है। स्पेशल कोड डेजिग्नेटेड फॉर स्पीडी ट्रायल विथ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग्स विद इन 1 year फ्रॉम एफआईआर, ये बहुत याद रखें। एफआईआर हुआ उसके साल भर में तो रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई। कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर पॉक्सो ऑफेंस एंड मस्ट कंप्लेन ट्रायल विद इन 60 days फ्रॉम चार्ज फ्रेमिंग व्हाटसोएवर पॉसिबल। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया है तो 60 दिन में तो भाई तुमको जस्टिस मतलब पनिशमेंट देना ही देना है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, इस पे आप और हम सब आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए।
किसी बच्चे ने आपसे क्लास में एक दिन ऐसे ही कह दिया, यूं ही कह दिया, मैडम फलाना फलाना मुझे परेशान करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ठीक है बेटा, ऐसा वैसा करके आपने समझा दिया, वहां तक तो ठीक है, नॉर्मली हम यही करते हैं। इवन इट कम्स अंडर ऑफेंस, बाद में अगर वो चीजें सिद्ध हो जाती है और बच्चा कह देता कि मैंने तो इनको बताया था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इट इज ऑफेंसिव। पढ़ देता हूं मैं। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल, एजुकेटर, एजुकेटर में आप और मैं आ गए, फैमिली, फैमिली मेंबर्स हैज लीगल ड्यूटी टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड पॉक्सो ऑफेंस टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस। हमें बताना ही पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है। फेलियर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 महीने की जेल हो जाएगी भाई, और फाइन, और इंश्योरिंग कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। ये पनिशमेंट वाली बात है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसॉल्ट याद करने की कोशिश कीजिए, कौन सा सेक्शन हो गया भाई, सेक्शन 3-4 हो गया। पनिशमेंट क्या है, 10 ईयर, इसको बाद में बढ़ा के 20 ईयर कर दिया गया है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव एसॉल्ट, एसॉल्ट क्या हो जाएगा, 5 से 6, वही पेनिट्रेटिव का अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव हो गया। अब ये पेनिट्रेटिव और अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होते जा रहा है, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ और आपको समझ में आते जा रहा है, मतलब ऊपर हमारा पढ़ना सफल हो गया। मिनिमम 20 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक है, और फाइन है। सेक्सुअल एसॉल्ट क्या है भाई, मिनिमम 3 to 5 years ऑफ पनिशमेंट। एग्रावेटेड सेक्सुअल एसॉल्ट मिनिमम 5 to 7 years पनिशमेंट। सेक्सुअल हेरेसमेंट अप टू 3 years। चाइल्ड पोर्नोग्राफी 5 to 7 years ऑफ फाइन, और कमर्शियल केस पे 7 साल। हाँ, ये वर्ड आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, अबेटमेंट। ये अबेटमेंट, ये अटेम्प्ट, केवल प्रयास करना। 4 लोग गए हैं, सॉरी, पांच पांच लोग शामिल हैं, गए हुए हैं, एंड 4 people were involved in the gang rape. One was only the watcher or helper. He will also be given at least half of the maximum term for completed offense. उसे भी उतना ही दोषी माना जाएगा। ये अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट इज एन एक्ट बाय द अबेटर। अबेटर वो व्यक्ति होगा, अबेटर को कैसे स्पेल करेंगे आप, ABETTOR, अबेटर। द पर्सन हु इंटाइस यू, जो इंटाइस करना को हिंदी में क्या कहेंगे, जो मजबूर करता है आपको, जो फोर्स करता है किसी कार्य को करने के लिए। इट आल्सो इन्वॉल्व्स इंस्टिगेशन, भड़काने का काम करता है, कॉन्स्पायर करता है, षड्यंत्र रचता है। इंटेंशनली एडिंग अ चाइल्ड, सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंसेस, तो वो व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति भी सजा का पात्र होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद में एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये हम एक स्लाइड और बाकी रहेगा हमारा, हम ये सब पढ़ चुके हैं कि प्रोसीजरल सेफगार्ड, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, वो जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, पुलिस मस्ट रिपोर्ट CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, 24 घंटे के अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को, पुलिस को रिपोर्ट दे देनी होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन 24 घंटे में हो जाना चाहिए, टाइम फ्रेम को ध्यान रखें। सपोर्ट पर्सन प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल प्रोसीड, एक सपोर्ट पर्सन होगा जिससे पूरी प्रोसीडिंग के दौरान होना ही चाहिए, पुलिस का कोई व्यक्ति होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है। कंपनसेशन मैंडेटरी कंसीडर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू बी मेंटेन्ड, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, मीडिया कैन नॉट डिस्क्लोज चाइल्ड्स आइडेंटिटी। नो एंटिसिपेटरी बेल, कोई भी पहले से इसके खिलाफ बेल नहीं मिलेगी फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3579। ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट और अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये केस लग गया किसी के ऊपर तो एंटिसिपेटरी बेल भी उसे नहीं मिलनी है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट शिफ्ट बर्डन टू अक्यूज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ केसेस में अक्यूज के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब उस पर केस लगा है अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या सेक्सुअल, या कहने का मतलब है बड़ा उस पर आरोप लगा है, वो आरोप सिद्ध होकर छोटे आरोप पर शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1919 का अमेंडमेंट हाईलाइट करता है कि डेथ पेनाल्टी इंट्रोड्यूस फॉर अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो पहले 20 साल था उसको बदल के फिर डेथ पेनाल्टी घोषित किया गया निर्भया केस में, आपको पता है। मिनिमम पनिशमेंट इंक्रीज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस, सब ऑफेंसेस के मिनिमम पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया, जो 10 साल थे उसे 20 साल कर दिया गया। प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रन विथ मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटीज, और मेंटल और फिजिकली चैलेंज अगर बच्चा है
उसके केसेस में तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को और फॉलो किया गया है। इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल को और भी कठिन बनाया गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, हाँ ये तो बाप रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी बनेगा, ध्यान रखेंगे। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज लीगली इररिलेवेंट। आप ये कहते हैं कि बच्चे की सहमति से हुआ, ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं, बकवास बातें, इसे कोई भी नहीं माना जाएगा। 18 साल से कम के बच्चे का कंसेंट इररिलेवेंट माना जाएगा एंड इमटेरियल अंडर पॉक्सो। एनी सेक्सुअल एक्टिविटी विथ अ माइनर constitutes an offense, उसे ऑफेंस माना जाएगा। emphasizing that children cannot legally consent, बच्चे अपना कंसेंट नहीं दे सकते थ्रू सेक्सुअल एक्ट and require absolute protection regardless of circumstance, whatsoever circumstances may be, उसे सच नहीं माना जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन फोकस्ड फैक्ट्स एंड कंपैरेटिव प्रोविजंस, अभी तक जो आपने पढ़ा उसी का ये रिवीजन है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए, आप ध्यान देंगे। पॉस कवरेज स्पेसिफिक की हम बात करते हैं। इट कवर्स क्विड प्रो क्यो, ये बताने की जरूरत नहीं है, फेवर फॉर बेनिफिट एंड हॉस्टाइल एनवायरमेंट harassment, include telecommuting and work from home scenario। आप किसी के एम्प्लॉय के लिए काम करें, भले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन किसी महिला को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सभी दोषी माने जाएंगे। डोमेस्टिक वर्कर को भी ये शामिल करता है, एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्टेड। एग्रीव्ड वुमेन कैन बी एम्प्लॉय, जो महिला को परेशान किया गया है, कैन बी एम्प्लॉय, can be visitor, can be customer or any woman at a workplace। false complaint की प्रोविजन की बात करते हैं। both act provide penalties for false or malicious complaint, चाहे वो पॉक्सो हो चाहे पॉस हो। पॉस में malicious complaint treated as misconduct action as per service rule, इस पे प्रश्न बनेगा। उस महिला के खिलाफ, अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के खिलाफ कोई कंप्लेन की है तो उस महिला की नौकरी भी जा सकती है, ये भी चीज इसमें शामिल है। पॉक्सो, फॉल्स इंफॉर्मेशन पनिशेबल है विद 6 month imprisonment और फाइन। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मिसयूज व्हाइल इंश्योरिंग जेन्युइन कंप्लेंट्स नॉट डेटेड। फिर पॉक्सो स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी, कंसेंट एब्सोल्युटली इररिलेवेंट फॉर पर्सन अंडर 18, 18 साल से कम के बच्चे की कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। एनी सेक्सुअल एक्ट ऑफ माइनर इज क्रिमिनल ऑफेंस। एज डिटर्मिनेशन थ्रू ओसिफिकेशन, हाँ ये वर्ड को ध्यान देंगे। कई केसेस में बच्चा बहुत बड़ा दिखता है लेकिन उसकी एज 14 साल है, 15 साल है, आपको यकीन नहीं है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो भी नहीं माना गया, कोर्ट ने नहीं माना, तो द कोर्ट कैन गो फॉर ओसिफिकेशन टेस्ट। व्हाट इज ओसिफिकेशन टेस्ट? इट्स ए बोन टेस्ट दैट डिटरमाइंस द एज ऑफ द चाइल्ड। आपने सुना होगा बहुत फेमस क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बारे में, जो शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं, तो आईसीसी तक ने माना कि ये 14 साल का बच्चा नहीं हो सकता है, तो ही वेंट अंडर ओसिफिकेशन टेस्ट एंड देन हिज एज वाज डिटरमाइंड, यस ही इज 14 years of age। ये आपके रेफरेंस के लिए बता दिया। मिस्टेक ऑफ एज कैन नॉट एक्सेप्टेड एज डिफेंस, आप कहेंगे कि मैं तो इसको 18 साल से प्लस का समझा था, मुझसे गलती हो गई, ऐसी दलील स्वीकार नहीं की जाएगी। पावर एंड प्रोसीजर की बात करते हैं। पॉस कमिटी हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी, सीपीसी के तहत उसे सिविल कोर्ट का भी अधिकार प्राप्त होता है, वो आपको बुला सकता है, गवाही ले सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है। पॉक्सो मैंडेट्स रिपोर्टिंग टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विद इन 24 hours, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी 24 hours के अंतर्गत रिपोर्ट करे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड इन पॉक्सो केसेस एंड इन कैमरा ट्रायल मैंडेटरी अंडर पॉक्सो। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन एंड अमेंडमेंट्स 1997 विशाखा केस, मैंने भवरी देवी की बात बताई दी थी आपको। सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इन विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, फॉर्मिंग फाउंडेशन फॉर पॉस एक्ट। इस तरीके से ये एक्ट 1997 की विशाखा गाइडलाइन सामने आई। 2013 में पॉस एक्ट लेजिस्लेशन सामने आया। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इलेक्टेड मेकिंग विशाखा गाइडलाइन लीगली बाइंडिंग विद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये 2013 में
आया अस्तित्व में। पॉक्सो एक्ट की हम बात करते हैं, इनेक्टमेंट इसका कब का है? पॉक्सो एक्ट enacted providing comprehensive law for protection of children from sexual offences with child friendly protection and stringent punishment, अधिक से अधिक पनिशमेंट की बात करता है। 1919 में अमेंडमेंट किया गया पॉक्सो एक्ट में, वो क्या बताया गया है? strengthened punishment including death penalty for aggravated offences, increased minimum sentences, extended protection to children with disabilities, stricter investigations and timelines were given. हम कुछ लैंडमार्क जस्टिस की बात कर देते हैं। हाई यील्ड एग्जाम टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज, पॉस रिलेट्स टू आर्टिकल 14 इक्वलिटी, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 19 1G, ये तीनों याद रखना, राइट टू वर्क, एंड 21 लाइफ एंड डिग्निटी। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो पॉक्सो को कवर करते हैं, पॉस को कवर करते हैं। 40 आर्टिकल 14 हमारे फंडामेंटल राइट में जो इक्वलिटी की बात करता है, 15 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 19 1G जो राइट टू वर्क की बात करता है, और 21 लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। इन सबको मिक्स करके पॉस और पॉक्सो कनेक्ट टू पॉक्सो की बात करें तो वो 15(3) की बात करता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, एंड आर्टिकल 39F जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है। तो कौन सी चीज कहाँ से ली गई है ये यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। मैं कुछ बोलने में गड़बड़ कर गया था, इसलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉश की बात करें तो आप 14, 15, 19 1G और 21 ये पॉस इनसे लिया गया है। और पॉक्सो की बात करें तो पॉक्सो 15(3) और 39F इनसे लिया गया है। इंटरनल कमिटीज both act fulfill India's obligation under CEDAW, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and CRC, that is Convention on Right of the Child respectively. लैंडमार्क जस्टिस, एक दो जस्टिस देख लेते हैं, इनके खिलाफ अभी तक क्या क्या जस्टिस हुए हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है फॉर पॉश। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ये कुछ केसेस है। रीडिंग डाउन एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 IPC फॉर पॉक्सो। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, कॉमन एग्जाम क्वेश्चन ऑन अवेयरनेस गैप पे अनरिपोर्टिंग, डिले इन ICC फॉर्मेशन, लेक ऑफ स्पेशल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी, विटनेस प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्वाइवर। अब हम चालू करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस पॉइंट, इस पर विशेष ध्यान देंगे। While POS is civil in nature, focusing on workplace redressal, it focuses on workplace redressal, POS की बात हम कर रहे हैं। जबकि पॉक्सो जो है इस क्रिमिनल लॉ विथ इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन, इसमें जो प्रोविजन है वो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है और ये क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आता है। POS allows conciliation except in severe cases, while POCSO prohibits compromise. POCSO कहता है कि कोई compromise नहीं करना है, punishment means punishment. Both emphasizes prevention, protection and dignity of victim. Victim की dignity को पूरा पूरा maintain किया जाता है। तो ये इसकी विशेष बात है जिसे हमें ध्यान देना है। मित्रों, यहाँ तक हमारा हो गया POS एंड POCSO, दोनों एक्ट हमने पढ़ लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे मैंने हाईलाइट किया, बड़े बड़े लेटर्स पे आप देख सकते हैं। उनमें सबसे पहला है, हम बात करते हैं 90 डेज। 90 डेज क्या है? मैक्सिमम टाइम फॉर कंप्लीटिंग इंक्वायरी अंडर POS एक्ट। 90 दिन, ज्यादा से ज्यादा इतने में इंक्वायरी को कंप्लीट कर लेना। 1 year, it is the target timeline for completing POCSO trial from FIR. FIR होने से 1 साल के भीतर भीतर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। 18 years की क्या डेफिनेशन दी गई है? एज थ्रेशोल्ड डिफाइनिंग चाइल्ड अंडर POCSO एक्ट। POCSO एक्ट के अंतर्गत बच्चा हम किसे कह रहे हैं? चिल्ड्रन या चाइल्ड हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इज बिलो 14 years of age, apart from gender, may be boy, may be girl, may be transgender. कम से कम 10 एम्प्लॉय होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ICC। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ICC फॉर्मेशन अंडर POS एक्ट। एक बहुत अच्छी बात और बता देता हूं मैं,
यदि 10 एम्प्लॉय है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? आईसीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का फॉर्मेशन हो जाएगा यदि 10 मेंबर है तो, जिसकी चेयरपर्सन कौन होंगी? सीनियर वुमेन। यदि 10 से कम कैंडिडेट्स हैं, 8 है, 9 है, 7 है, इतने ही एम्प्लॉय एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो उसे किसे दे दिया जाएगा? एक दूसरी कमेटी हमने जो बताई थी, कौन सी कमेटी थी? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसका निर्माण करता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसकी हमने चर्चा की थी। आप देखेंगे स्लाइड नंबर 1 में ही हमने उसकी चर्चा की थी। एक हमने बनाई थी ICC और दूसरी बनाई थी हमने LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये जो हमने बनाई थी वो उसका चार्ज देखेगी और उस पर एक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से अब आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे यदि आप अभी तक इस पर बने हुए थे इस वीडियो पे। यदि आप देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर मेरे से पहले नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको वीडियो फिर से देखने की महती आवश्यकता है। इन 20 प्रश्नों से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद दीज केयरफुली क्यूरेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग की प्रोविजंस। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है? की प्रोविजंस को, प्रोसीजरल एस्पेक्ट को, और एग्जाम फोकस्ड फैक्ट्स from both acts. Answers with explanation are also given at the end of the question. What is the minimum number of employees required for a workplace to form an internal complaints committee under POS? उत्तर देने से पहले मैं 1 सेकंड इसलिए पॉज कर रहा हूं ताकि आप अपने मन में उत्तर दे दे। यस, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज बी, 10. अंडर POS, इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी डेज? POS की बात है, कितने दिनों में पूरी हो जानी चाहिए? अभी बड़े बड़े हाईलाइटेड हमने बताया था, 90 डेज। करेक्ट। हु कैन फाइल अ कंप्लेन अंडर द POS एक्ट? POS एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन कौन कर सकता है? ओनली एम्प्लॉय, एनी वुमेन एट वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर ओनली, और ओनली ICC मेंबर? तो इसका उत्तर होगा एनी वुमेन एट वर्क प्लेस। कोई भी महिला वर्क प्लेस पे कंप्लेन कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 4, पॉक्सो एक्ट डिफाइन्स अ चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो व्हाट एज? अभी यदि आपने पढ़ा है, द करेक्ट आंसर इज, बताएं, आप बताएं। पॉक्सो एक्ट डिफाइन्स a child as a person below at what age? The answer is B, 14 years. पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? आप पहले सोच लीजिए, अग्रावेटेड क्या है? ट्रस्टवर्दी वाला वर्ड है। पेनिट्रेटिव क्या है? इंसर्टिंग है, जेनिटल एरिया, बॉडी पार्ट। सेक्सुअल असॉल्ट, सो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन कौन सा है वो भी याद कर लीजिए, और उसका पनिशमेंट क्या है वो भी देख लीजिए। तो द करेक्ट आंसर इज मिनिमम 10 ईयर ऑफ पनिशमेंट। अब जिसे बढ़ाकर, चूंकि अगर ये इसके बजाय आपको 20 ईयर ऑप्शन रहता तो आप उसे 20 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 नहीं, 7 नहीं, तो 10 मैक्सिमम दिया हुआ है, तो उसे हम कर देते हैं ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। Under POCSO, failure to report a sexual offense can lead to, यदि आप फेल होते हैं सेक्सुअल POCSO के अंतर्गत टू रिपोर्ट ए सेक्सुअल ऑफेंस, तो आपको क्या सजा दी जा सकती है? सोचिए। सो इट मे बी 6 months imprisonment और फाइन, और both can be done. Question number 7, which of the following is not covered under sexual harassment in POS? पॉस में ऐसी कौन सी चीज है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आती? सेक्सुअल एडवांसमेंट आती है, शोइंग पोर्नोग्राफी बिल्कुल आती है, वर्बल अब्यूज अनरिलेटेड टू सेक्स, यहीं पे आगे अनरिलेटेड टू सेक्स, और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट आता है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था। तो आंसर इज सी, वर्बल अब्यूज अनरिलेटेड टू सेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट द लोकल कंप्लेंट कमिटी अंडर पॉस? कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर अपॉइंट करेगा, सिंपल सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कि पुलिस करेगा। लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो कौन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे, ये हमने बता दिया था आपको। और वहीं पे एलसीसी के बजाय वो आईसीसी होता तो कौन अपॉइंट करता, एम्प्लॉयर अपॉइंट करता। और इसकी चेयरपर्सन कौन होंगी, सीनियर वुमेन। अंडर पॉक्सो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो चाइल्ड के प्रोटेक्शन का जिम्मा किस पर रहेगा, चाइल्ड प्रोटेक्टर एक पोस्ट होती है जो नॉर्मली पुलिस पर्सनल होते हैं, उन पर ये जिम्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट मैंडेट्स वर्कप्लेस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, कौन कहता है, पॉक्सो कहता है कि पॉस कहता है कि आईपीसी कहता है कि नन ऑफ देम। तो आपको पता है पॉश, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर डिस्पोजल ऑफ अ पॉक्सो केस फ्रॉम एफआईआर रजिस्ट्रेशन, जब एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो मैक्सिमम कितना समय लिया जा सकता है, हाईलाइटेड हमने पढ़ा था, मैक्सिमम 1 year टाइम कैन बी टेकन। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर पॉस व्हाट एक्शन कैन बी रिकमेंडेड इफ अ विटनेस गिव्स फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस यदि विटनेस देता है पॉश के अंतर्गत तो क्या पनिशमेंट उसे दी जा सकती है, इट इज रिमूवल फ्रॉम फ्यूचर केसेस, नहीं, एक्शन एज पर सर्विस रूल, यस, सर्विस रूल के अनुसार उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये हमने पढ़ा था। नंबर 13, विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो डील्स विथ पनिशमेंट फॉर यूजिंग चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफी, चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफी यूजिंग, लास्ट वाला है देखिएगा, तो इसका आंसर है सेक्शन 14। पॉस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर, पॉस एक्ट जो है वो कौन से वर्ष में इफेक्टिव हुआ था, इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2013, 1997 में विशाखा गाइडलाइन बनी और 2013 में ये एक्ट हुआ था। भवरी देवी वॉज गैंग रेप्ड इन द ईयर 1992, ये डेट्स कुछ आप याद रखेंगे। पॉक्सो एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच पार्ट ऑफ इंडिया, पॉक्सो एक्ट जो है कौन से पार्ट ऑफ इंडिया पे लागू है, पहले जम्मू कश्मीर वाली बात थी, अब वो भी नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। नंबर 16, अंडर पॉस हु इज कंसीडर्ड एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अंतर्गत हम किसे मानेंगे, ओनली कंपनी ऑनर, कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस मैनेजमेंट, या ओनली एचआर मैनेजमेंट, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस, उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस का हेड जो होगा उसे एम्प्लॉयर माना जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो, स्पेशल कोर्ट क्यों होते हैं, एक्सपीडिएट करने के लिए, आपको पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्ट स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी उसका फैसला सुनाने के लिए। नंबर 18, अंडर पॉक्सो सेक्सुअल असॉल्ट इज एग्रेवेटेड इफ कमिटेड बाय, ये एग्रेवेटेड का मीनिंग मैंने ट्रस्ट वर्दी आपको बताया था, याद कर लीजिए, तो स्ट्रेंजर नहीं, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, माइनर या नन, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ पॉश, पॉश का की फीचर क्या है, कवर्स ओनली परमानेंट एम्प्लॉइज, कवर्स क्लाइंट एंड कस्टमर्स, डज नॉट कम अ डोमेस्टिक वर्कर, नो इंक्वायरी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कवर्स क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, क्लाइंट और कस्टमर को भी कवर करता है। अंडर पॉक्सो consent of a child below 18 year of age is quite irrelevant, उसके कंसेंट को लीगल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पॉक्सो और पॉस एक्ट पे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को देखने के बाद में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आइदर लाइक इट और डिसलाइक इट, बोथ ऑफ इट विल गिव मी अ ट्रू फीडबैक। इफ यू हैव लाइक्ड इट, do press the like button. If you have unliked it, do press unlike button, and don't forget to subscribe the channel and to put on the notification so that you may get update and notification for the latest update.
यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो साथी एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, हालांकि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, उस एक्सप्लेनेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं। हमारे कुछ साथियों ने मुझसे निवेदन किया था कि सर आप ये पूरा टेक्स्ट पीडीएफ इंग्लिश में रहता है, हमें समझने में दिक्कत होती है। तो उन दोस्तों के लिए ये है, आप इसे देखिए जरा, पूरा का पूरा सेम पीडीएफ हिंदी में भी आपके लिए मौजूद है। पॉस एंड पॉक्सो अधिनियम के तहत समस्त चीजें हिंदी में अवेलेबल है। मैं दोनों पीडीएफ इस वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उत्तर टिक कर सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल पे यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब बटन है आपके सामने। वेरी सुन विद इन, आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपके सामने देखिए इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो सारे आ जाते हैं। ये वीडियो है प्रिपरेशन on principal vice principal, how to begin, right to information, understanding the learner, and many more videos are there. You can go to the playlist, you can check your level, that is principal and vice principal, and here you will be getting lots of videos on, you can see here English section, and then videos are there, ample videos are there on different things, on GFR, FRSR, conduct rule part 1, 2, 3, 4, marathon videos are there. Then CCS, CCA rules are also there in 4 different parts. Then fundamental rules are also there. Office procedure is there, and you can search on these videos and can be benefited. Thank you friends for watching this video. I hope you like it. Do give me your feedback through comment. Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Till then, good night. Take care.